अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं अनमोल हक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह बखैर सबको। और आज है 26 जनवरी, साल का पहला महीना है और कल ही भी हम बातें कर रहे थे, सबको हैप्पी न्यू ईयर के साथ विश कर रहे थे, विशेस दे रहे थे सबको एक अच्छे साल के लिए। और देखते ही देखते जनवरी की भी आज 26 तारीख हो चुकी है और जुमा का दिन है, तो सबको जुमा मुबारक। आज पूरे प्रोग्राम में बड़ी मजे की बातें भी होंगी, इलेक्शंस की सूरत हाल को भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको आजकल डिस्कस करने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है और दूसरा कोई टॉपिक हमें सूझ नहीं रहा। इसके अलावा प्रोग्राम में बाकी भी बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैं प्रोग्राम में अकेली नहीं हूं, मुझे साथ ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत। तो हरमीत, कैसे आप? उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, हाल। गुड मॉर्निंग अनमोल। आपने दुरुस्त बात की कि कल तो हमने जश्न मनाया था, सेलिब्रेशंस थी मुख्तलिफ ममालिक में, और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त और वक्त का जो पहिया है वो जिस तेज़ी से घूम रहा है वो सबके सामने। लेकिन एक चीज़ वो ये है कि इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये कि जिस तरह हम देख रहे थे कि मौसम जो है वो जिस तरीके से ड्राई था और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी थी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है इस्लामाबाद पर इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मलैका इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये एक बेहतर मैं समझता हूँ कि नोयत है मौसम ने जो सुनाई है। दूसरी बात जो आपने इलेक्शन की तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो गहमा गहमियाँ भी उरूज पर हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला आज भी वही चल रहा है जो हम एक साल से देख रहे हैं। तो दूसरी जनिब हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान जो समझते हैं अपने आप को, तो अखाड़े में उतरे हुए और मुख्तलिफ किस्म के दावे भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है हरमीत। सियासी मौसम बड़ा गर्म है, लेकिन अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर सुबह सवेरे इतनी धुंध है कि हद निगाह बिल्कुल खत्म हो चुकी है और खुश्क सर्दी जिसको कहा जाता है वो अभी तक बरकरार है। बारिश की सभी पेशगोइयां कर रहे हैं और तवक्को भी की जा रही है, क्योंकि ये जो खुश्क सर्दी है ये वैसे तो बहुत सर्दी दर्जा हरारत काफ़ी हद तक गिर चुका है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। बच्चों में निमोनिया केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ रेट भी उसमें बढ़ रहा है। तो इसलिए सारे ये दुआगो हैं कि जो मौसम की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर हो जाए। लेकिन अगर इलेक्शंस की बात कर लें तो सियासी माहौल का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। हर जो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने वाला उम्मीदवार है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उम्मीद की बेहतरी जो है उम्मीद की किरण दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं कब होता क्या है। और वैसे भी वही अनमोल, आपकी बात दुरुस्त है कि उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस सियासी अखाड़े में उतरे अक्सर इनको अगर आप देखें ना, इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के दावे होते हैं। और आजकल आप अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म के दावे भी मैं सुनता रहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मसला है नहीं। यानी माजी में इनके हुकूमतों ने जो कुछ किया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना पानी का मसला है, ना स्कूल का, ना हेल्थ का। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि अखाड़ा सजा हुआ है, पहलवान उतरे हुए हैं। अब देखते हैं दंगल में जीत किसकी होती है। ठीक है हरमीत, अब इसी पर बात करते हैं। हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिस आपके ज्वाइनिंग के लिए। मिस आप बताइएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप तज्जियाकार हैं, सारी सिनेरियो को देख रही हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस अपना परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही परफॉर्मेंस ही होती है इलेक्शन से पहले कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बाद में जो है वो तो खैर देखी ही जाएगी, लेकिन ये इलेक्शंस की जो प्री इलेक्शंस की परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है। तो सारे सिनेरियो में आप क्या देखती हैं कि कौन सी जमात अपनी इलेक्शन मुहिम को भरपूर तरीके से आगे लेकर चल रही है और पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स किस तरह से होगी? देखिए, पिछले 15 मिनट में तो तकरीबन सारी जमातें ही एक्टिव थी, लेकिन हम जब अगर पिछले एक माह में देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इलेक्शंस करीब है और इसका कोई मोमेंटम नहीं है। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद हमने नून लीग के अंदर से भी ये सवाल सुना कि नवाज शरीफ एक्टिव कब होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमजा शहबाज भी उतने एक्टिव नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का जो कॉम्बिनेशन है जलसों में वो आपको सिर्फ कसूर में नज़र आया था। तो ये तो खैर PMLN की एक अंदर की डिवीज़न है जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ, बट ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि जो सबसे बड़ी जमात जिसमें नवाज शरीफ ने उन्होंने एक मोमेंटम सेट किया हुआ था कि वो वापस आएंगे, अपना मंशूर देंगे, अपने वोट बैंक को एक्टिव करेंगे, उस जमात का ही ये हाल है कि वो भी सिर्फ इलेक्शन से मैक्सिमम 15 दिन पहले हमें तवातुर से उनके जलसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात 9 मई के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन तो बहुत ख़राब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन तो बहुत ख़राब कर ली, लेकिन इन इलेक्शंस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अगर कैंडिडेट्स बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंट्स की तरह सामने आएंगे कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है। और इसमें अब एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि जो
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह की सियासत बतूल करेंगे। राजपूत साहिबा, एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो फरमा रही, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे वोटर्स, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना हम दिखाते हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं और ना दिखाने की इजाजत होती है, लेकिन बहरहाल जो सोशल मीडिया पे चीजें नजर आती हैं, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उसी तरह चीजें एक्टिवली हो रही हैं, या जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के माजी के बड़े बड़े ऐसे नाम जो हम गिनवा सकते हैं, मेहताब अब्बासी साहब है, शाहिद खान अब्बासी साहब है, मुफ्ता इस्माइल हैं, दीगर ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो जिनको राजी करने का जो टास्क है ना वो किसी को मिला और ना कोशिश की गई, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंस का पॉइंट उठा रही थी, क्योंकि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो पंजाब के अंदर, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, दोनों जमातें अपने अपने सूबों में तो भरपूर काम कर रही हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बगैर कंसिडरेबल सीट्स लेना दोनों के लिए मुमकिन नहीं होगा। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PTI के वो जो मुनर्रिफ अरकान थे जो बाद में PMLN की तरफ चले गए लेकिन इंडिपेंडेंस के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो लोग जो कि बल्ले के निशान पर लड़ना चाहते थे नहीं हो सका उनके लिए, वो इंडिपेंडेंस के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस इलेक्शंस में इंडिपेंडेंस का रोल कैटलिस्ट की तरह है, वो जिस जमात की तरफ जाएंगे। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं इलेक्टेबल्स की बात नहीं करी, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्टेबल्स का तो बड़ा वाज़े तौर पे एक सियासी सफ़र होता है कि उनका एक वोट बैंक है, वो उस जमात में ले जाएंगे। जैसे PTI में परवेज़ खटक साहब ने जब अलहदगी इख्तियार की है तो वो एक बड़ा वोट बैंक है जो उनके पास महफूज है। अब वो पार्लियामेंटेरियंस के हक में अगर आ भी जाता है तो क्या वो किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक करेंगे, वो भी KP के अंदर बाकी जमातों के लिए, मौलाना फजल रहमान की जमात के लिए या अवामी नेशनल पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। यकीनन चैलेंज होगा। बतूल साहिबा एक हाँ जी अनमोल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने इंडिपेंडेंस की बात की, बेसिकली इलेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि हम अपनी पसंदीदा लोगों को आगे लेकर आएं कि ये लोग इक़्तिदार में आकर हमारी बेहतरी के लिए सोचें। आपको लगता है जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से जो सियासी जमातें अपने अपने मंशूर को लेकर आगे फॉरवर्ड मूव कर रही हैं टुवर्ड्स इलेक्शन, आपको लगता है कि हर जमात को इंडिपेंडेंसी है कि वो पूरी तरह से इलेक्शंस के अंदर विद द फुल फ्लेज जो है वो परफॉर्म कर सके, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमात के लिए थोड़ी सी कह लें कि बायलैटरल साइड आ जाती है, किसी को यूनिलैटरली प्ले करना दिया जा रहा है? देखिए, जो परफॉर्मेंस की बात होती है वो तो 5 साल होते हैं। PDM के पास 16 माह थे, उससे पहले PTI के पास 3.5 ईयर्स थे अदम एतमाद से पहले, तो वो असल में होता है परफॉर्मेंस का टाइम। इलेक्शन से पहले आप सिर्फ अपने वोट बैंक को मोबिलाइज कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन कौन सा है, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सियासी जमात नहीं है जो अपनी पूरी ताकत से काम कर सके। उसकी वजह है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सियासी जमातें बैकफुट पे आ गई हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि उस डायनामिक्स को समझना जो इस्टेब्लिशमेंट के भी अंदर है। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में रिपोर्टेडली हमने ये बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ और उनके हामी आगे जाके शायद बड़ी सीट्स ले लें, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अहमियत उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात होते हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बहुत अहमियत रखते हैं कि आने वाले वक्त बतूल राजपूत साहिबा, अगर हमारे पास जितनी खबरें आ रही थी, एक तो आपको आपके इल्म में होगा, जाहिर बात इल्म तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, लेकिन जब लंदन से नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लान थे, और फिर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी पर भी ज़मीन तंग करने की कोशिशें की गई, और ये कहा जा रहा था कि नून लीग जो है सिंध से भी कुछ सीट्स जो है वो उठा लेंगी। लेकिन ये अचानक क्या लगा है कि इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि अब नून लीग से जो बड़ी कुर्बतें थी, बड़े राब्ते थे, बड़े मजबूत किस्म के राब्ते थे एस्टैब्लिशमेंट के, अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसमें थोड़ी सी ना वो हो चुकी है, थोड़े से फासले थोड़े से बढ़ चुके हैं। ये क्या ये जब से अलीम खान और जहांगीर तरीन का दोबारा एक्टिवली नाम आ चुका है, तो क्या राब्ते उनके साथ अब मजबूत हो चुके हैं, या बीच में से कोई आपको बिलावल भुट्टो भी इन नजर आ रहे हैं? जी, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट के तहत सर्विस करवाए हैं, तो उसको इवन आई स्पोक टू समबडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम, तो मुझे पता चला कि उन्हें कोई बहुत जितना वो चाह रहे थे कि नून लीग की सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर सामने आए, उतनी सर्विस के तहत नहीं आए। वो सर्विस जो एटलीस्ट हम टीवी पे शो नहीं कर सकते, बट दे आर विद द इंस्टीट्यूशंस। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो PTI का वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने की कोशिश करी, और वो भी बिलावल साहब में इतना सियासी अट्रैक्शन फिलहाल मौजूद है कि वो उसको अट्रैक्ट कर सकें। अब जो
पीटीआई का वोटर है वो नून लीग की दुश्मनी में देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट, या फिर वो वाकई समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हुकूक का ख्याल कर सकेगी। दोनों सूरतों में ऐसा लगता है कि वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह है कि नून लीग की जितनी सपोर्ट उनके हामी चाह रहे थे उतनी उनको नजर नहीं आ रही, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी ऑप्शंस को भी। बतूल साहब, ये सारी सिचुएशन देख एक और चीज अनमोल इसके साथ भी ऐड कीजिएगा ये सवाल अगर टाइम है तो। एक और चीज जो हमने देखी, एक तरफ दफा 144 कहा जा रहा है कि नाफिज है। कल जिस तरह आपने देखा जावेद हाशमी साहब के घर पर जिस तरह हल्ला बोला गया, पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, कन्वेंशन था वहां पे। एक तरफ पुलिस का ये मौकिफ है कि दफा 144 नाफिज है, दूसरी जानिब आपके सामने अखबार अगर पढ़ी होगी तो बड़े बड़े जलसे आपको नजर आते हैं। तो ये जो रवैया है और अब तक चल रहा है, आपको नहीं लगता कि जो वोटर है उसमें एक गुस्सा मजीद बढ़ रहा है इन जैसे हालात जब सामने आते हैं? देखिए, मैं इसका कंपैरिजन तो नहीं करना चाह रही 70 से, लेकिन सिर्फ एक एटीट्यूड की एक मिसाल मौजूद है। एक किताब है साबिक DGSPR की और एक जर्नलिस्ट भी है, मैंने कुछ देर पहले इस पर ट्वीट भी किया, और वो बिल्कुल आपके सवाल से मुताल्लिक है कि उस वक्त भी जो बांग्लादेश के लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया था और उस वक्त लगता था कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। और इस तरह दुनिया में और भी लोगों की मिसालें मौजूद हैं कि जब एक वोटर अपना माइंडसेट बना लेता है तो उसको किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको किसी सोशल कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कोई बहुत बड़ा इलेक्शन फंड नहीं चाहिए। अगर एक वोटर अपना जहन बना चुका है तो चाहे जितने सर्विस हैं, चाहे जितना पैसा आप इलेक्शन में डाल दें, एज लॉन्ग एज इलेक्शन इज ट्रांसपेरेंट, तो आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। बट अब देखना ही होगा कि क्या पाकिस्तान का वोटर अपना जहन बना चुका है नहीं, या वो डिसइंटरेस्टेड हो गया सियासत में। ये बात है बतूल साहिबा, अब जैसे इलेक्शंस आने जा रहे हैं तो वी ऑल नो कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और बड़ा इंटरेस्टिंग से मंशूर और बड़े मजे की चीजें जो है वो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं अवाम को, हर अवामी पार्टी की जानिब से। क्या लगता है कि ये सारे मंशूर जो सामने आ रहे हैं इनके बाद, और जिस तरह से लोग पुट आउट कर रहे हैं अपने आप को इलेक्शन मुहिम के अंदर, आपको लगता है कि पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर कुछ हद तक कोई डिक्रीजमेंट या कुछ लोगों में ये जो मेंटालिटी डेवलप हो चुकी थी कि दिस पार्टी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच लॉन्गर, तो वो एक कम हुआ है एस्पेक्ट या नहीं? देखिए, मैं ये इस पे बार बार हम काम कर चुके हैं और ये सवाल हम बार बार पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक अब तक इंटैक्ट है, वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन जो उनकी एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए एक जमात की हैसियत से, जब वो इलेक्शन डे पे सामने आएंगे तो वो मजमूई तौर पे उसकी कोई शक्ल नहीं है। क्योंकि अक्सर हलकों में 3-3, 4-4 लोग इलेक्शंस में खड़े हुए हैं और वो सब कह रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, तो अवाम में अगर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है पीटीआई को, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि पीटीआई का जो हामी कैंडिडेट है या उसको पीछे से इमरान खान की या बाकी लोगों की सपोर्ट है वो कौन है, जिसकी वजह से अगर वोट बैंक इंटैक्ट है भी तो शायद वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बतूल राजपूत। बतूल साहब, एक और चीज, अच्छा ब्रेक हुआ है तो ठीक है हरमीत, ये टॉपिक तो ऐसे है कि इसके ऊपर ख़त्म नहीं कर सकेंगे। बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद थी और इलेक्शंस की सूरत हाल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और किस तरह से लोग इंटैक्ट हो रहे हैं इलेक्शंस के लिए और क्या लोगों का रुजू है किस पार्टी की तरफ है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू होगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी इलेक्शंस के ऊपर हरमीत, और सियासी जमातों के मंशूर के ऊपर और किस तरह से सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मुहिम को आगे लेकर चल रही हैं, तो इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका टाइम देने के लिए। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले बात ये कि आपकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, तो वो तमाम तरह आज़ाद उम्मीदवार जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, पार्टी इलेक्शंस तो वैसे जो एक तनाज़ा बना रहा, अब इलेक्शंस के बाद आपके पास कोई प्लान सी मौजूद है उन तमाम उम्मीदवारों को इकट्ठा करके दोबारा फिर से बैठाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन के अंदर। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान एन उस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो चुका था छीना गया एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर रियल सेंस में कराए।
अभी जो हमारा थोड़ा सा जो इलेक्शन डिले हुआ इंट्रा पार्टी, उसकी रीजंस ये थी कि हम लोग गुज़िश्ता 2 साल से जिस तरह से ज़ेरे अताब है, और फिर जिस वक्त टाइम था तो उस वक्त आपको पता हमारी सारी सीनियर जूनियर क़यादत अंडरग्राउंड, और फिर जिन केसेस का सामना कुछ जेलों के अंदर, तो ये सारी ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन को भी पता थी, आला अदलिया को भी पता थी। चलिए लीव दिस स्टोरी हो गया। अब जितने भी इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन एक्चुअल सेंस। जैसे कि लोग जब किसी को किसी जमात से हमायत नहीं मिलती तो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, वो आजाद उम्मीदवार हैं। ये पीटीआई के मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा, 2 सवाल एक साथ ले लीजिएगा। एक तो आपसे, आप जो फरमा रही इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कि जब मुश्किल वक्त था तो इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी गलती तहरीक इंसाफ के इसको तस्लीम करती है कि जब इतना बड़ा मामला कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के अगेंस्ट आ रही थी। और दूसरी बात जो आजाद उम्मीदवार की हम करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची में जमात इस्लामी के साथ आप लोगों का जो इत्तेहाद था उसमें अक्सरियत थी जमात इस्लामी की, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी जीत गई। उसमें भी आपके ही कैंडिडेट थे, उसी दिन वो रुपोश हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आजाद की क्या गारंटी वो भी इसी दिन अपनी वफादारियां तब्दील कर सकते हैं? देखिए, ये सारी गारंटीज इंश्योर करता है किसी भी मुल्क का आइन और कानून, और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, और जो हमें लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, हम उन पे छोड़ते हैं कि कितनी को यहाँ पे मैं, आप और इस मुल्क का हर शहरी जिसके सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारे, जिसमें इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस भी हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है, हमारे इंश्योर हो रहे हैं। तो गारंटी तो मुझे लगता है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा अब वतन अजीज़ में फ़िलहाल विक्टिमाइजेशन का बाजार गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये सोचना है। मैं जो सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रही थी वो ये कि देखें, आपको पता है कि PMLN एंड पीपल्स पार्टी जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराती रही है, और फिर हमने जब हमारे ऊपर, आपको पता है कि इतना लंबा केस चला पार्टी को बदनाम करने के लिए फॉरेन फंडिंग का, जो कि इनफैक्ट फॉरेन फंडिंग तो थी ही नहीं, लेकिन हमने जब यही मुद्दा रखा इलेक्शन कमीशन के आगे कि आप बाकी जो हमसे बड़ी और ज्यादा लंबी उम्र वाली सियासी जमातें हैं, प्लीज उनका भी ये चीजें सामने रखें, आज तक नहीं आई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो होना था, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं कंप्लीट 2 फिक्रे मुझे बोल लेने दे। देखिए, सिंबल ले लिया, ओके। अब एक इतनी बड़ी सियासी जमात है पीटीआई, उसके जो हमायत याफ्ता है, अब उसको माले गनीमत समझ रहे हैं ये लोग, दोनों सियासी जमातें जो अपने आप को पॉपुलर जमातें कहती है, लेकिन कहती हैं हमने प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी पहननी है, लेकिन हमने इनके ये जो पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं या पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनकी छीना झपटी करके, तो इस चीज को ये इट्स अ ओपन अब्यूज ऑफ अवाम का मैंडेट। रिसेंटली आपके जो हैदराबाद से उम्मीदवार थे जो पीटीआई की हिमायत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ अब राग़िब हो चुके हैं। किस तरह से अब इसको अब जस्टिफाई करेगी पीटीआई? ये क्या बात हुई कि मुझे ये बताएं, इसमें जस्टिफाई मुझे क्या करने की जरूरत है? पार्टी को क्या करने की जरूरत है? आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जाहिर सी बात है, बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं। सुन तो लो, सुनो ना जी, अर्ज सुने मेरी। इनफैक्ट ये जिस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और ये कोई इनके पास इतना कहां से ज्ञान आ गया, एक जो नई इस क्राइसिस में एक जमात बनी है, उनके तर्जमान भी कहते हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। मतलब ये कि लोगों को हरास करके, प्रेशराइज करके, हर एक बंदे का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, हर इंसान एक सर्टेन लेवल पे जाके ब्रेक होता है, क्योंकि हम में कोई वो सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है। मतलब मार पड़ने पे दर्द भी होती है, बच्चों को थ्रेट करने पे भी मसाइल तो होते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अगर हमें मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, जो कि हमको चाहिए, इस वक्त हम कोई लेतो लाल से काम नहीं ले सकते, किसी तजर्बे से काम नहीं ले सकते, तो जो अवाम जिसको चुने उसकी हम सारे रिस्पेक्ट करें, और सारी सियासी जमातें थोड़ा सा दिल बड़ा करें। जो पावर ही सब कुछ नहीं होती, हमें पता है कि आपकी रोजी रोटी है कुर्सी, हमें पता है कि बाहर और बड़े अपार्टमेंट्स लेने आप लोगों ने, सरे महल बहुत सारे बनाने के भी जरूरत है, अगर हम देखें जो सिचुएशन है इस वक्त, अगर हम
जी जी मुसर साहबा, अगर हम देखें इस वक्त डॉक्टर यास्मीन साहबा जहां से लड़ रही है, नवाज शरीफ साहब भी वहां से उसी हलके से, और फिर अगर हम देखें तो हमें ये भी नजर आता है, सारी चीजें नजर आती है कि वहां पे एक पोस्टर और फिर अपना जो बयानी है उसको आगे अवाम तक ले जाना वो भी हमें नजर नहीं आता क्योंकि डॉक्टर साहबा है नहीं। अब इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कुरान शरीफ पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तमाम तर जो आजाद कैंडिडेट हैं वो जो पीटीआई से लड़ रहे हैं उन्होंने कसम खानी और उन्होंने वफादारी निभानी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लान तैयार कामयाब हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कुरान शरीफ पर हाथ रख के दोबारा अपनी वफादारी तब्दील कर लेते, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें आपकी जब हुकूमत आ रही थी जहांगीर तरीन साहब का जहाज बिल्कुल तैयार था, अब दोबारा वो तैयार हो चुका है उड़ान भरने के लिए और पंछियों को उड़ाने के लिए अपने साथ। देखिए, दो डिफरेंट सिनेरियोज है, उसको आप कभी भी एक सिचुएशन नहीं थी। यानी कि अगर आज़ाद कोई भी उम्मीदवार है जो किसी भी पार्टी की हमायत के बगैर जीता है तो उसको तरीन साहब का जहाज लेने जाए या मेरी गाड़ी जाए, बात तो ये है कि उसकी मर्जी है। ऐसे तो नहीं था कि किसी को मार के प्रेशराइज करके या किसी जमात का क्या शेर के बगैर लड़ा था इन्होंने इलेक्शन। आप अगर सेम सिनेरियो लोग कहते हैं कि ऐसे हुआ था, फिर क्या तीर के बगैर पीपल्स पार्टी ने लड़ा था? क्या किताब के बगैर जमात इस्लामी ने लड़ा था या तराजू के बगैर लड़ा था? मैं ये अर्ज करती हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें कि अभी आपने जैसे हम डॉक्टर साहिबा के मैं उससे शुरू करती हूँ। देखें, इस वक्त पूरी कौम का बयानिया एक है दैट दे वांट फेयर फ्री इलेक्शन एंड दे वांट टू इलेक्ट देयर नुमाइंदे themselves। सिंपल सी स्टोरी है, वो खुद चुनना चाहते हैं और इस वक्त हमें किसी बयानिए की इनफैक्ट जरूरत नहीं है। अवाम ने जो एक डिस्प्ले हुआ पाकिस्तान को, जिस एक तजर्बे से गुजारा गया, अवाम इज मिच्योर इनफ, एक बच्चे को पता है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। उसमें अवाम अपने वोट की ताकत से रेजिस्ट कर रही है और करेगी, आई एम श्योर। उसके लिए मुझे अब बिरयानी की प्लेट ऑफर करने की, रिक्शा देने की डॉक्टर साहिबा को या डॉक्टर साहिबा को खुद आके स्पीच करने की कोई जरूरत नहीं है। पीपल नो कि हम लोग अगर ये सब कुछ सौंपते सह रहे हैं तो किस वजह से सह रहे, अवाम और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बेहतर पाकिस्तान के लिए। सो इस वक्त इनफैक्ट इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला है अवाम से। हम एक सिर्फ बीच में एक रोल अदा कर रहे हैं, हमारा एक लिमिटेड रोल है। लेट मी टेल यू वन थिंग एंड वी नो दिस। और उस लिमिटेड रोल में हम जो सैक्रिफाइसेस पेश कर सकते थे, अपनी बसात हर एक ने अपनी ताकत और बसात के मुताबिक दी। नाउ डिसीजन इज ऑन द अवाम, 25 करोड़ अवाम एंड ये जमातें, ये जो टोला है, गुलदस्ता है। तो बेसिकली पहले तो हम इनको चोरों का टोला कहते थे, आज ये आइन शिकन टोला बन चुका हुआ है कि इनको शर्म नहीं आती कि अगर इलेक्शन है या इस इलेक्शन की थोड़ी सी भी आपने इसको समझना है कि इट्स अ इलेक्शन, इट्स नॉट अ सिलेक्शन। तो आप आए मैदान में, आप मतलब सोचें कि जो हमारे माड़े से भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ जाने से भी बड़े लोग इस वक्त सबसे बड़ा इशू है आपका टिकटों का मसला। एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि आप लोग शिकस्त तस्लीम कर चुके हो कि आप ये डिसीजन आपने अनाउंस कर दिया, इस चीज को पब्लिक कर दिया है कि हमने प्राइम मिनिस्टर तो बनना है। मैं दोनों बड़ी जमातों की बात कर रही हूं, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स को एक कहता है मेरे अब्बू के पास पैसा बहुत है, हम दोबारा सिंध हाउस की मंडी लगाएंगे खरीद के। दूसरी जो सल्तनत वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें इनको फिक्स करना आता है, सो वो इस तरह कर रहे हैं। तीसरी एक नौमौलूद पार्टी है, वो पता नहीं किस वजह से प्राइम मिनिस्टर और सीएम बनना चाहते हैं, हालांकि उनके कैंडिडेट्स तो कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में 10 हैं और वो 10 में क्या उनको पता है कि वो जीत रहे हैं? क्या पता है कि आवाम उनको वोट दे रही है? मुसर्रत साहबा, आप समेत पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं जिन्होंने इलेक्शन से बायकॉट का डिसीजन जो है वो लिया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये तो वक्त था जब पार्टी को जरूरत थी आप जैसे रहनुमाओं की कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते, आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। प्लीज अपने फैक्ट्स जो है ना, अल्फाज का चुनाव बिल्कुल, जो स्पेशली जो एक जर्नलिस्ट है या जो आपका क्वेश्चन हो, अपनी टीम को कहा करें थोड़ा सा होमवर्क किया करें। मैंने इलेक्शन का बायकॉट हरगिज नहीं किया। बेसिकली जो पार्टी के दीगर रहनुमा थे उन्होंने तो बायकॉट कर दिया ना, उन्होंने बायकॉट किया कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। बीबी आप सवाल करके प्लीज उसका एक वन लाइनर तो जवाब ले लिया करो, अगला सवाल फिर कर लो, मुझे इसका देने दो जवाब। इनफैक्ट हमने इलेक्शन के सारे जो मराहिल थे, जिसमें एक आरओ को पेपर जमा कराना भी एक बहुत बड़ी पुल सरात को पार करने के बराबर था, वो हमने किया। हमारे पेपर्स भी रिजेक्ट हुए, मेरे समेत बहुत सारे लीडरशिप के। फिर हम एपलेट ट्रिब्यूनल में गए, वहां से लकीली बहुत सारे लोगों के पेपर्स एक्सेप्ट हुए बिकॉज बेसलेस एलिगेशंस थी।
लेकिन मेरी पार्टी ने टिकट उस जगह पे कुछ हमारे टिकट्स के कुछ इश्यूज हुए हैं, ये मैं मानती हूँ कि कुछ जो मतलब कि जो खान साहब की या अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं कुछ फैसले आए, लेकिन ये वक्त है न, मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, तो हम जैसे लोगों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने कम है, मैं चाहता हूं इस सवाल का आप जवाब दे दें। जिसने भी टिकट दे दी है, हमने ये पेपर विड्रॉ किए इसलिए अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और अपनी इस कड़ी आजमाइश के ऊपर पूरा उतरने के लिए। मुसर्रत साहब, एक चीज जो टिकटों की आप बात कर रही हैं, कल शाह महमूद कुरैशी के साथ हमारे कुछ दोस्त साफी जब मुलाकात हुई है, खान साहब भी वहां पे थे अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा कि ये वकला जितने भी आते हैं इनके पास टिकटों के अलावा कुछ और बातें होती नहीं है। आपके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हमें लगते हैं मुख्तलिफ हल्कों में जिन्होंने इमरान खान की तस्वीरें जो हैं वो अवेजा की हैं। ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, वोटर को कैसे कायल करेंगे कि कैसा कौन सा उनका कैंडिडेट है आपका तहरीक इंसाफ का। दूसरा सवाल यह है कि आप जब कन्वेंशन करते हैं, वर्चुअल कोई जलसा होता है, तो हमने देखा कि अक्सर समंदर की तारें जो हैं वो कट जाती हैं, इंटरनेट की जो है समंदर के अंदर। तो ऐसे में इलेक्शन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि फिर कहीं ना कहीं शार्क अगर एक्टिव हो गया तो क्या आप बेनक़वामी सतह पर इस सारी चीज को कैसे उठाएंगी, क्योंकि इलेक्शन जैसे नजर आता है बड़ा कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। बाय द वे, जिस शार्क से हमारा वास्ता है वो वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी सिलेक्टिव, बाय द वे ऑन सिलेक्टेड डेज के ऊपर उसने अपना काम दिखाना होता है और पूरी कौम इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, लेकिन उस एंजॉयमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को अरबों का नुकसान सहना पड़ता है। उस एंजॉयमेंट के साथ पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे काफ़ी हमें अनफॉर्चुनेटली बदनामी का सामना करना पड़ता है, और फिर उसकी जो मज़हका खेज जस्टिफिकेशन आती है इंटरम मिनिस्ट्री की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो सोने पे सुहागा कि जी वो शार्क ने काट लिया। सो अभी गेट रेडी फॉर अनदर शार्क जो कि रेडी है। मे बी सुनने में आ रहा है, मीडिया से ही मैंने सुना है कि 6th ऑनवर्ड माशाल्लाह ये शार्क बड़ी एक्टिव हो जानी है फिर। एनीवेज, सो दूसरी जहां तक बात, आपकी बात ठीक है कि कुछ इसी वजह से अब आपको मेरा जवाब मिल गया होगा कि मैंने अपने पेपर क्यों विड्रॉ किए। कि अगर सोचें कि हमारे हलके में जो हमारा पुराना हलका, पहला इलेक्शन जमशेद ने यहां से लड़ा था, अगर बैलेट पेपर पे हम लोग होते तो आप सोचो कि जो कैंडिडेट जो जिस तरह से भी जिसको टिकट मिल गई तो लोग हमें सपोर्ट करते या उसे। सो दिस वाज डिसीजन होली सोली जो हमने खुद किया कि हम ये चीज नहीं करेंगे। सो मेरी अपील है अपने तमाम हमारे कारकुनान से, कहीं कहीं नॉट ऑल, कहीं कहीं दिल आजारी हुई है लोगों की, लोकल लोगों का हक बनता था, लेकिन ये टाइम यूनाइट होने का है। ये बड़े मकसद का इलेक्शन है, ये सीटों वाला इलेक्शन नहीं है कि मैं हूं तो सब कुछ है। ये मूव फॉरवर्ड करने का इलेक्शन है, एक नजरिए का है कि क़यादत और इस मुल्क के गरीब अवाम ने बहुत कुछ झेला है इस सारे एपिसोड के अंदर। तो हमें अपने लेवल की कुर्बानी और मजीद देने की जरूरत है। और एक और चीज के लोग कैसे पहचानेंगे, हाँ वो मैं आ रही हूं उस पर जी। बेसिकली हमारी वेबसाइट के साथ भी छेड़खानी जारी है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे जो हमारी मेन लीडरशिप है, इसमें हम लोगों ने जो हमारे पैनल्स हैं उनको ट्वीट कर रहे हैं, राइट। जो हमारे डेजिग्नेटेड लोग हैं वो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन एक चीज इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं, नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं कि आपका गम और गुस्सा जो है वो बड़ा खुल के हम अवाम में देख रहे हैं, जो पीटीआई के वोटर है। ऐसे में बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जबरदस्त किस्म की तकरीरें भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करें पीटीआई वालों को कि आपका जो वोट है वो जाया हो जाएगा अगर आप आजाद कैंडिडेट को देंगे। तो आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, जिस तरह कहा जा रहा था कि पहले टिकटें कोई नहीं लेगा इनकी पीटीआई की, फिर कहा गया कि बल्ला छीना गया तो कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। ये सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो कामयाब हो जाएंगे पीटीआई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में? वेरी वाइज क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट नाउ आपकी टीम को और आपको। इनफैक्ट देखें, मुझे ये बताएं मैं कौन खामखा। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने छोटे भाई बिलावल के लिए ये मैसेज है कि अवाम आपसे तो कहीं ज्यादा समझदार है, बिकॉज उनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिला। अवाम को सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करनी पड़ी है, चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो या अपने राइट्स को लेना हो। और स्पेशली सिंध के अंदर तो मेरे भाई मैं रह के आई हूं। ठीक है मुसर्रत साहिबा, जिन सवालों के जवाब बात होते हैं वो वाइस सवारी हो जाते हैं। खैर ये गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। हरमीत, आज पहली बार जो है वो क्लीन एनर्जी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और बेसिकली हम लोगों ने पहले भी जो अपनी साइंसेस की बुक्स पढ़ते थे स्कूल लेवल्स पे या कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, तो बड़े कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ाए जाते थे जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था कि जिस तरह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और हार्मफुल रेज किस तरह से अर्थ के अंदर एंटर होती है और ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारी अवेयरनेस के लिए हमें पढ़ाई जाती थी। आज के अगर मैं दौर की बात कर लें तो इसमें वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सख्त सर्दी आई है ये इस तरह से नहीं आ गई, ये हमारे ही कुछ गलती हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। अनमोल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपको याद होगा कि माजी में पिछली गवर्नमेंट में मुझे याद है कि उसमें तकरीबन, क्योंकि मैं भी गया था नेशनल पार्क, मुख्तलिफ पार्क के दौरा करने के लिए, और जब उसकी तादाद बढ़ाने की बात आई थी और पाकिस्तान का यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक फैसला कुन उस वर्चुअल जब मीटिंग हुई तो उसमें यह बात भी तय हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है और 2030 तक अपनी जो एनर्जी है इसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप जो इस वक्त सिचुएशन देखें, तकरीबन 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जिस वक्त आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। फिर आप देख रहे हैं आपके सामने लाहौर की क्या सिचुएशन है, दीगर इलाकों की क्या सिचुएशन है, फिर बीमारी जिस तेजी से बढ़ रही है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस पर अमल दरामद अब लाजिम है। पढ़ा हमने बचपन में, लेकिन अब तक अमल दरामद का ना होना और सुस्ती से ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्कुल रुक चुके हैं, उस पर काम तक नहीं होता। आप जाएं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि क्लीन एनर्जी है क्या चीज। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अहम टॉपिक है और अहम हमारी सराउंडिंग्स में बड़े नेचुरल सोर्सेस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके उन तमाम तर चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर से, जो इन तमाम तर चीज़ों की ये हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं उनकी वजह बन रहे हैं। अगर नेचुरल सोर्सेस की बात कर लें तो जिसमें पानी है, हवा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे पास सूरज एक ऐसा एक जरिया है, कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जिसे हम जिसकी जो शुआएं हैं उसको इस्तेमाल करके जो हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती हैं। अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम हमारी मार्केट के अंदर बहुत पुराना जो कि इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन अब भी वो टाइम है जब पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी के अंदर उसका अभी इल्म नहीं है लोगों को। अगर इल्म है भी तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके, इसकी भी काफ़ी सारी वजूहत हैं कि वो इकोनॉमिकल लोगों को नहीं लगता या उन्हें पता नहीं कि इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है। अगर देखा जाए तो विंड पावर जो है उसके बड़े सोर्सेस को यूज़ किया जाता है। बहुत बड़े विंड पैनल्स लगाए जाते हैं, बड़े सारे बड़े साइजेस के जो होते हैं ऐसे कोस्टल एरियाज के ऊपर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए, बैटरीज को रन आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें, कंपेयर करें अपने मुल्क को बाकी उन तमाम तर मुल्कों से जहां पर ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम बहुत पीछे हैं अभी। अब अंदाजा लगा लिया अनमोल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और हाँ, इसी पर हर भी बात करने हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुएब अहमद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा, आज ये क्लीन एनर्जी डे फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको मनाया जा रहा है, तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसको मनाने के बेसिक्स क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों ने एक दिन ख़ास मखसूस कर लिया कि इस दिन हम लोग क्लीन एनर्जी को सेलिब्रेट करेंगे या इसको एडमिट करेंगे कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ लेकर आएगी, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके यूज़ को कम से कम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल और मीत और आपके चैनल का कि एक ऐसे वक्त में जहां लोग सियासी शोबदाबाजियां देखने में लगे हुए हैं चैनल्स पर, वहीं पर आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते को जो है ना हाईलाइट किया। मैं ना 2-3 जो बड़ी ज़रूरी बातें हैं, ये ना तो कोई पंच लाइन है और ना कोई यहाँ पर आप कह लीजिए पॉइंट स्कोरिंग। मैं एक एकेडमिशियन हूँ, रिसर्चर हूँ, तो मैं बड़ी टेक्निकल बात आपको बताऊंगा। सिर्फ 2 लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपने अभी जैसे अपने प्रीएम्बल में कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है और हम सबसे ज्यादा हम सफर कर रहे हैं। हमने देखा है हमारे पास जिस तरह से बारिशों का फुकदान है, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, फॉग की वजह से हमारी सड़कें बंद हैं, हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं 1 लाइनर आपको बताता हूं कि ये जो साफ तवानाई है जिसके लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये साफ तवानाई मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक बेहतरीन जंग है, एक जहाद है कि अगर आज आप साफ तवानाई के जो उसूल हैं उनको अपनाते हैं और उनकी तरफ जाते हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ, तो यानी आप यूं समझिए कि आप एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आपको आने वाला है जिसकी तरफ हम बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं है। आज आपने ये प्रोग्राम करके मैं समझता हूँ कि एक एहसान किया है इस कौम के ऊपर कि ये कौम जो इन इश्यूज के ऊपर सेंसिटाइज ही नहीं है। अच्छा, अब ये एक मैं आपको क्विकली बताऊं कि ये दिन मनाए क्यों जाते हैं।
ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट है इन दिनों को मनाने का ना, ये एक तरह से रिव्यू होता है। जैसे आप अपने प्रोग्राम्स के बाद बैठते हैं, आप एक मीटिंग करते हैं, नए प्रोग्राम को प्लान करते हैं, लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो हिकअप्स थे वो देखते हैं और फ्यूचर का एजेंडा देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आज के दिन बैठकर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि लोगों को इस इशू के ऊपर सेंसिटाइज किया जाए कि ये जो स्पेसिफिक इशू है ये है क्या, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा नुक्ता है ना, काश ये मेरे इस मुल्क के अवाम को और मेरे पॉलिटिशियंस को समझ में आ जाए। इसके लिए आपने अपने एक पॉलिटिकल विल और जो पॉलिटिकल विल के मुताबिक आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो वसाइल होते हैं, आपने उनको मुतारिक करना होता है। ये सबसे अहम नुक्ता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का कि वो कौमें जो किसी चैलेंज का सामना कर रही हैं, यानी अब इस वक्त हम इसी की बात करें तो हम इसी पे चलते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, वेदर है, वाटर है और उसके बाद हमारी क्लीन एनर्जी है। तो इस पर हम बैठकर बात करें, हमारा पॉलिटिकल विजडम हो, हमारी पॉलिटिकल विल हो। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। और अगर हम देखें, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन जो है, आप सबके इल्म में है कि आबादी बड़ी तेजी से हमारी बढ़ रही है और जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं और फिर कंस्ट्रक्शन जिस तेजी से हो रही है, तो आपको नहीं लगता सर कि खासकर अगर मैं एलईडी लाइट की बात करूं, इस वक्त भारत 86% एलईडी लाइट्स जो है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के हवाले से काम कर रहा है। और एलईडी लाइट्स के हवाले से मैं सर्च कर रहा था कि जो आम लाइट हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो मरकरी है, मरकरी के जो इस्तेमाल है, ये पोल्यूटेड है, ये भी इंसानी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो आपको नहीं लगता सर कि इन सारी चीजों को अब ये हमारा फेवरेट टॉपिक होना चाहिए और कहीं ना कहीं सियासतदानों को इस पर अमल भी करना चाहिए? जी, ये तो एक पॉइंट है ना, ये तो अब आपने खुद ही बता दिया कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं सिर्फ आपको ना 2-3 बड़ी जरूरी चीजें बताना चाह रहा हूं ताकि वो मिस ना हो जाए। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई जिम्मेदारी, और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं ना, जब मैं बात करूंगा तो ज़ाहिर चैनल पे आपके पास, आप जानते हैं या नहीं जानते, पाकिस्तान के पास 2.9 मिलियन मेगावाट का सोलर एनर्जी का पोटेंशियल मौजूद है। 2.9 मिलियन मेगावाट। आपके पास विंड एनर्जी का 50,000 मेगावाट का, तो मतलब यानी ये यूं समझें कि यानी हम कुछ ना करें, थोड़ी सी अगर हम अपनी पॉलिसीज को इस तरफ डाइवर्ट करें। और अभी आप देखिए इस वक्त हम कितनी बदकिस्मती है कि एक ऐसा मुल्क जहां 50,000 मेगावाट का विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, वहां पे 1843 मेगावाट जो है वो, यानी हम 2000 से भी कम मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करें, हम उसे ले रहे हैं विंड से। जबकि आपका ये सारा विंड कॉरिडोर है, आप इस्लामाबाद से बाहर निकले मोटरवे, ये सारा आपका विंड कॉरिडोर है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश आपसे ये करना, जैसे आप है ना अभी ये एलईडी लाइट्स का कहा, इसी तरह से आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप सिर्फ अपने पंखों को इन्वर्टर पे पाकिस्तान के चेंज कर देना सारे के सारे, तो आप एक डैम के बराबर बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लूंगा और आप मुझे कहीं पर भी बुलाएंगे तो मैं इसको डिफेंड करने के लिए, और मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, सिर्फ आप अपने मुल्क में ये पंखों को चेंज कर दें। प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है ना पॉलिसी का प्रॉब्लम है ना कुछ। हाँ, मसला ये है कि देखिए आईपीपी हमने की है और जिनकी मद में हम इस वक्त यानी मतलब लाखों डॉलर हम अपने पे कर रहे हैं, क्या वो आसमानी सहीफा है? क्या उस एग्रीमेंट के ऊपर तब्दीली नहीं हो? डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने बताया कि जिस तरह से हमारे पास एक विंड पावर का बहुत बड़ा जरिया है और बड़ी अमाउंट आपने बताई 50,000 मेगावाट की, अगर हम देखें तो ये एक जनरल सी या ग्लोबली एक हमने एक बात कर ली या डिस्कशन कर ली, डोमेस्टिकली मार्केट में इस तरह के ऑपरेटर्स या डिवाइसेस मौजूद हैं कि लोग घरों में ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स सेट करके इसको यूटिलाइज कर सके। सोलर सिस्टम तो है ही, लेकिन अगर विंड पावर की बात कर ली जाए, देखिए उसका तरीका क्या है। उसमें ना जो बड़ी कौमें क्या करती हैं, जो लोगों ने अपना जिनका विजन होता है ना पॉलिटिकल विल, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा हुआ है, मैं अपनी पास से नहीं बता रहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन सियासतदानों के लिए कि मैं उनके ऊपर पॉइंट स्कोर करूं। मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर बता रहा हूं कि वो ये कहता है कि इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल की जरूरत है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने एक सोलर यूनिट इंस्टॉल करना है, आपका कॉमन मैन जो बेचारा शाम तक की रोटी पूरी नहीं कर सकता, वो एक छोटा सा सोलर पैनल चाहे वो कितना ही मीगर अमाउंट का क्यों ना, वो नहीं इंस्टॉल कर सकेगा। आप अगर सोलर पैनल की तरफ जाते हैं तो आपको पता है उनकी कीमतें होशरुबा हद तक आगे चली गई हैं। अच्छा, अब सोलर पैनल के जिम्न में किस तरह से डिस्करेज किया गया है कि पहले क्या होता था कि वो एक पार होता था कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस रेट पे आप वाटर से खरीदते हैं, आपके उसी रेट पे चली जाएंगी। अब वो आपको 50% से भी लेस देता है। यानी हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि जो बंदा काम करना चाहे हम उसको डिस्करेज कर देते हैं
होना तो ये चाहिए था कि देखिए आज ये हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, आपके इस्लामाबाद में हमारे यहाँ ये जितने घर हैं और माशाल्लाह ये यहाँ साहिब हैसियत लोग रहते हैं, अगर ये सारे के सारे हम सोलर पे कन्वर्ट कर दें और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, तो हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम अपने इस्लामाबाद के सारे नवाही इलाकों को बिजली दे सकते हैं। आप देखिए ये है सस्टेनेबिलिटी, इसको कहते हैं। ये नहीं है कि हम उठाएं। डॉक्टर शोएब, एक चीज जो आप फरमा रहे हैं मैं आपके साथ एग्री भी करता हूं, क्योंकि कौमें और वहां के उसके जो लीडर होते हैं उनकी एक विजन होती है। अब आप देखें कि जिस तेजी से बहुत सारे ममालिक में आबादी बढ़ी, तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीजें भी जो है प्रोग्राम भी आगे रखे गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो सोलर हो या दीगर हो, उसमें अगर हमारे सियासतदान माफिया के तौर पर इन्वॉल्व ना हो तो फिर वो काम होता नहीं है। अब आपसे जानना चाहेंगे आम आदमी के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मसला आम आदमी का है। सियासतदान बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ के विराजमान हो जाएंगे, उनको कोई नुकसान नहीं, उनके बच्चे बाहर दुनिया में बैठे हैं, जो रुल रहा है मेरे जैसे मिडिल क्लास या रुल रहा है, उसको आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि कम से कम अपनी जो जिंदगी है, इस माहौल को, ये इस धरती को, इस सरजमीन को वो बचा सके। छोटे छोटे काम जो हम चाहते हैं कि आप शेयर करें हमारे साथ। जी देखिए, टेक्निकली भी शेयर कर देता हूं और नॉन टेक्निकल भी शेयर कर देता हूं, मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगा। टेक्निकली तो ये है कि आप अपने देखें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, यानी ये फौरी तौर पे करने वाले काम ना, मतलब एक तो होता है ना कि आप कोई लंबा चौड़ा प्लान दे, नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, प्रैक्टिकल बातें करूंगा। पहली बात, सबसे पहले मेरी अपील है पाकिस्तान से कि जो आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, मिसाल के तौर पे आपका टेलीविजन यूज नहीं हो रहा, आप जाके उसको पीछे से मेन उसका पावर ऑफ करें। आपका जो भी इलेक्ट्रिकल, अब आयरन स्टैंड के ऊपर आयरन रखी हुई है और वो पीछे से पावर ऑन है, वो ऊपर से बंद कर देते हैं, वो समझते हैं इसमें बिजली कंज्यूम नहीं हो रही। मेरी एक अपील है आपके प्रोग्राम की विसातत से कि आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जब आप नहीं इन्हें यूज कर रहे होते तो आप इसे मेन से ऑफ करें। आप घर से निकलते हैं, अपना मेन जो आपका सर्किट ब्रेकर है आप उसको ऑफ करके निकलें, ताकि आपकी वो बिजली जो उस वक्त लाइन लॉसेस का शिकार हो रही है वो जाया ना हो। आप देखिएगा कि आपकी बिजली के ऊपर, एक आपके बिल के ऊपर वाज़ेह फर्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां आप कहते हैं ना हमने अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, जहां आप इधर उधर जमीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, झूठे सच्चे में इन्वेस्ट करें, वहीं थोड़े से पैसे बचा के आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा लें। अगर हुकूमत आपसे नहीं खरीदती, ना खरीदे, आपको पैसे देती है नहीं देती, लेकिन आपका घर सेफ हो जाएगा, कम से कम आप फौरी तौर पे ये कर सकते हैं। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके पंखे हैं, घर में सबसे ज्यादा बिजली पंखों में इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर है एसी का तो आप हालात ही नहीं रहे, तो वो पंखे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तकलीफ करके, थोड़ा पेट काट के, क्योंकि वही जो हम महीने का बिल इतना हैवी दे देते हैं ना, अगर उसी को हम समझे कि ये 12 महीनों पे डिवाइड करके और एक मैं इन्वर्टर पंखा लगा दूं, तो आप यकीन कीजिए कि उससे कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम जो आम आदमी करता है। दूसरी मेरी एक और फॉर्म से वो ये है कि आज आपके सामने ये सारे के सारे खड़े हुए हैं, स्टेज है और 8 तारीख तक आपके पास मोहलत है। मैं ये कहता हूं कि आप जाके सिर्फ झंडे लेकर और वहां बैनर लेकर और पैसे लेकर उन जलसों में शरीक होने के बजाय आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई दोनों या तीनों या जितनी भी सियासी जमातें आए टेलीविजन पे, आपका फोरम है और 50 चैनल यहाँ पे चल रहे हैं, अपनी पॉलिसी दें, अपना प्लान दें कि हमने, और पॉलिसी की भी जरूरत नहीं है। ये तो बातें सारी हम लोगों ने की हैं बिजली के हवाले से, और जिस तरह से जारी सी बात है हमें भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी होगी कि किस तरह से इन तमाम तरह चीज़ों को यूजेबल रखा जा सके। अब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक मोटिव लेकर आए हैं हमारे वज़ीर आला साहब। किस तरह से देखते हैं और फर्दर और कौन सी अप्लायंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके? अनमोल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक खूबसूरत पॉलिटिकल स्टंट होता है। मैं बड़ा एहतराम करता हूं जो भी इनिशिएटिव नया लेना चाहें, बिजली होगी तो इलेक्ट्रिक बाइक में लगाओगे ना, मतलब यानी एक कॉमन सेंस की बात है जो मेरी समझ में नहीं आती कि हम किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ये वही बात है कि जमहूरियत का पौधा है, हर बार नीचे जड़ से उखाड़ के उसकी जड़ देखो कि पता नहीं लगा या नहीं लगा। जो हाथ में काम है वो करने वाले इस वक्त देखिए, आप कितने के लोगों को आप इलेक्ट्रिक बाइक दे सकेंगे और कितने के लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे। बाइक्स की तादाद पाकिस्तान में मिलियंस के अंदर है। आज की यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। इनिशिएटिव तो ले लिया गया है लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमें देखने होंगे। डॉक्टर शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। बात करेंगे अब सेहत के टॉपिक के ऊपर, और अगर बात की जाए स्पेशली वुमेन की ऊपर, तो हरमीत आपको पता है कि हमारे पास इस दौर के अंदर औरतों के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सेहत कमज़ोर होती जा रही है, जनरली लोग कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि डाइट उस तरीके से नहीं रही है, और जो आपके डेली का स्केड्यूल है उसमें अब जो डेली वर्किंग फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, रोबोटिक लाइफ हो चुकी है, तो अब लोग उस तरह से एक्टिव नहीं रहे। लेकिन अगर स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उनकी हेल्थ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो इस तरह से इग्नोर करती रहती हैं टाइम टू टाइम कि हमारे पास टाइम नहीं है कंसल्ट करने के लिए, या स्केड्यूल ऐसा है, या बच्चों के साथ बिजी हैं, या जॉब के साथ हैं, तो वो उनको कंसिडर आउट नहीं करती हैं, और ये सारे मसाइल जो है वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। और इसी पर हम लोग बात करेंगे। इनफर्टिलिटी हमारे पास एक ऐसा इशू है जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक हैं, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर हैं गायनिकी। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा आपका ज्वाइन करने के लिए। समीना साहिबा, सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट वी आर द 5th लार्जेस्ट इंक्रीजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। किस तरह से ये दोनों चीज़ें हमारे साथ काउंटर पार्ट चल रही हैं कि एक तरफ इनफर्टिलिटी रेट भी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ती जा रही है। सो व्हाट आर द मेन कॉजेस? जी, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की है सुबह सुबह। वाकई पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई है और सरप्राइजिंग हद तक बढ़ गई है और खौफनाक हद तक बढ़ गई है। लेकिन जिस कपल के पास औलाद नहीं है, आप उसका अलमिया, उसकी तकलीफ़, उसके जो इमोशनल सेटबैक्स हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो रोज़ ऐसे कपल्स के साथ गुजारा करते हैं। तो इसलिए उनके लिए तो एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब रिस्पेक्टिव के पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन उनको तो एक औलाद चाहिए अपनी। तो इसलिए वी हेल्प दोज कपल्स। और आपकी बात सही है कि बहुत इनफर्टिलिटी बढ़ गई है, और इसमें बहुत पोल्यूशन का हाथ है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का हाथ है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, और मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है उसको वो अफेक्ट कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ऐसी भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं कि मार्केट के अंदर बड़े अनप्रोफेशनल से लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ सुपरस्टिशियस लोगों के फैक्ट्स होते हैं दिमाग में बैठे हुए होते हैं, तो वो उनसे भी कंसर्न करते हैं। सो हु आर द पीपल जिनके पास जनरली लोगों को जाना चाहिए और एक्चुअली जाना चाहिए, जो इनफर्टाइल हैं, जिनके पास अभी औलाद नहीं है, कि वो कंसर्न करें उनसे जाकर और फिर अफाका भी हो सके? बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और इसमें अगर सेहतमंद कपल की शादी हुई है तो 3 महीने तो वेट करें, कोई भी टेस्ट ना करें, लेकिन 3 महीने के बाद सबसे पहले मेल अपना टेस्ट, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है सीमन एनालिसिस, वो होना बहुत ज़रूरी है। खामोशी से जाके प्राइवेसी में किसी भी लैब में, हर छोटी लैब में ये टेस्ट होता है, वो करवा ले। अगर उसको क्लियरेंस मिल जाए तो फिर 3 महीने और वेट करें। 6 महीने के बाद आप लड़की को एक अल्ट्रासाउंड, बल्कि मेरी माओ को ये उनको तजवीज़ है, उनको हिदायत है कि अपनी बच्चियों को शादी से पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कोई रसौली तो नहीं है, यूट्रस का साइज़ कितना है, ओवरीज में कितने एग्स हैं, थोड़े हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, व्हाटएवर, कोई सिस्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों टेस्ट, जो मेल का टेस्ट है और जो फीमेल का टेस्ट है, ये दोनों शादी से पहले होने चाहिए। ये एक टैबू टॉपिक है। हम तो डॉक्टर समीना जी एक और चीज असल में मसला कभी कभी आवाज का हो जाता है। हम जो बांझपन की बात करते हैं, पहले हम देखते थे खवातीन में ये मसाइल, जो अनमोल ने इंट्रो में कहा कि खवातीन के बड़े मसाइल, अब ऐसा लगता है कि मर्दों के बड़े मसाइल हैं। अब जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, साहिवाल की अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, फिर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके आदाद शुमार जो निकाले गए उसमें खवातीन से ज्यादा मर्द जो है उनमें ये कमी पाई जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता जो आपने फरमाया कि अल्ट्रासाउंड खवातीन अगर करके तो मर्दों का भी शादी से पहले टेस्ट होना चाहिए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाद में जो अजियत से वो फीमेल गुजरती है और जिस तरह ताने वगैरह जो है फैमिली उनको देती है, तो उससे बेटर नहीं है पहले ये सारी चीजें हो जाए? हरमीत, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट अप। मेल इनफर्टिलिटी हमारे ज़माने में जब हम पढ़ रहे थे तो नज़र ही नहीं आती थी, और अब 70 to 75% जो हमारे पास कपल्स आते हैं उनमें मेल इनफर्टिलिटी होती है। और आप प्लीज़ ये ज़्यादा अवेयरनेस करें कि एक सिंपल सा टेस्ट है, हर छोटी लैब ये टेस्ट करती है, अपना सीमन एनालिसिस कराएं। ये डरते हैं मेल्स
टेस्ट करवाने से कि अगर कोई प्रॉब्लम निकल आया तो फिर क्या होगा। देखिए फिर कुछ नहीं होगा, हमारे पास इतनी साइंस एडवांस कर रही है। पाकिस्तान में हमारे सेंटर पे हम अगर 0 स्पर्म्स भी हैं तो हम उसके ऑर्गन में से जाके सेल्स निकाल के प्रेगनेंसी हो सकती है विद अ टेस्ट ट्यूब बेबी, विद एन IVF ICSI। टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ अ मिसनोमर, उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होना चाहिए, जो गलत बात है। लोग समझते हैं कोई ट्यूब कहीं से आती है, ऐसा नहीं है। मर्द और औरत के जरसूमों को मिला के ये एक बीज बनाया जाता है और फिर माँ के अंदर रखा जाता है। तो अगर आपके स्पर्म्स नहीं भी हैं तो वी कैन हेल्प यू। तो इसलिए टेस्ट कराइए, उसको अनाउंस कीजिए। टेस्ट कराते हैं, अव्वल तो टेस्ट नहीं कराते हैं तो छुपा के रखते हैं, बीवी से तो खास तौर पे छुपा के रखते हैं, स्पेशली टाइम लेते हैं जी आपसे अकेले मिलना है, बीवी को नहीं। और हाँ, और फिर अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, अताई हकीमों के पास जाते हैं, और हमारे किडनी के सेंटर के वार्ड्स भरे हुए हैं किडनी फेलियर और लिवर फेलियर के साथ, जो अताई हकीमों की। डॉक्टर साहब इसी साथ ऐड कीजिएगा, जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में, दीगर ममालिक में, जो डेवलप कंट्रीज हैं, पहले जिस तरह टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप देखा है कि यूके के सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जहां पे ज्यादातर जो मुसलमान आबादी है वहां पे शादियां करते हैं, कजन्स में करते हैं, क्योंकि अपने ही बच्चों को आगे लेके जाना होता है। और उसमें सबसे बड़ी जो BBC की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे बीमारियां जो हैं, लोग बड़े ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। आपको नहीं लगता ये टेस्ट बड़ा लाजिम है कि थैलीसीमिया हो गया, दीगर ऐसी बीमारियां, सिर्फ बांझपन नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं? बेटे एक तो ये आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगी हमीद, के सब इंसान बराबर हैं। हम अपनी वो जो रेसेस होती हैं और जो हमारी ज़ातें हैं और उनसे बाहर नहीं निकलते कि हम समझते हैं दूसरा इन्फीरियर है। सबको सबका खून लग सकता है, सब इंसान बराबर है, हमारा दीन भी यही कहता है। तो हमें अपनी वो जो रेसेस हैं उनमें से, अपनी वो जो सारी ज़ातें हैं उनमें से निकलिए। और कोई भी कोई सेक्रेड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेक्रेड है उससे बाहर निकल नहीं सकते। औरतें बूढ़ी होती चली जाती हैं, अपनी ज़ात के रिश्ते नहीं मिल रहे और वो 40 साल की उम्र पे आके प्रेगनेंसी मांग रही होती हैं। तो ऐसा मत कीजिए, उनको यंग एज में शादी करवाइए। और एक और बड़ी खौफनाक बात यह है, अल्लाह सुब्हानु ताला ओवरीज में अंडे डाल के भेजते हैं जो औरत की किस्मत के हैं। अब इतनी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं और इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल गलत है कि वो अंडे बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम मीनोपॉज पहले 50-55 पे आता था, अब डॉक्टर साहब 35 बताइएगा, जिस तरह से इनफर्टिलिटी रेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या ऐसे डू एंड डोंट्स हैं कि जिससे हम लोग को ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल के अंदर या हमारी डाइट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग इनटेक स्टार्ट करें, जिस तरह फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इनफर्टिलिटी जो है इससे प्रिवेंट आउट हो सके या इसका जो इंक्रीजिंग रेट है उसको कम किया जा सके? बेटे फॉलिक एसिड तो हम आने वाले बच्चे की जहनी और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए देते हैं कि ये डेफिशिएंसी ना हो। स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स बहुत आते हैं उसमें। लेकिन इनफर्टिलिटी से कैसे बचना है? इनफर्टिलिटी से बचना है रात को सोने और दिन को जागने से। आपकी मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो रात को सिक्रीट होता है, दिन को नहीं होता। अगर कोई बच्ची सारी रात जागती है और सुबह को सोती है तो वो उसकी इम्यून सिस्टम तबाह हो जाएगा। इम्यून सिस्टम रिकवर होता है बिटवीन इशा एंड तहज्जुद। अगर आप उसके बीच में जाग रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम बनेगा ही नहीं। आपको कैंसर अटैक करेगा, आपको TB अटैक करेगी, आपके एग्स डिस्ट्रॉय होंगे, आपके जितने रेडिकल खतरनाक रेडिकल बॉडी में पैदा होते हैं वो आपके हर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए डायबिटीज। यकीनन डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रात को सोने और दिन को जागने से तमाम तर ये जो हमारे पास मेडिकल इश्यूज हैं उनका हल भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बड़े टॉपिक के अंदर हमने बात की है और अवेयरनेस देने की कोशिश की है। आई होप कि लोगों को समझ भी आया होगा। हरमीत, यहाँ पर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं मत जाना क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें जो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हरमीत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सना फहद हैं, आर्टिस्ट हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी और एक मेरे लिए तो एक नई टर्म थी जो कि सामने आई है, डॉट एंड बोहो आर्ट। तो इनसे जानेंगे कि ये बेसिकली है क्या। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अब बताइएगा सना साहिबा कि डॉट का तो कॉन्सेप्ट तो मुझे भी तो इल्म है कि डॉट आर्ट है, लेकिन ये बोहो बेसिकली क्या है, क्या बेसिक है इसकी? असल में ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स और नेचर को कंबाइन करते हैं, तो वो एक नया एक फॉर्म बनता है आर्ट्स का। ठीक है, तो ये कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड होता है, कुछ ऑपरेटर स्पेशलाइज्ड होते हैं या बस ऐसे रैंडमली कैनवस पकड़ा और उस पर ड्रॉ किया एंड ऑल दैट?
नहीं, स्पेशल टूल्स होते हैं डॉट आर्ट के स्पेशली, और वो हो तो हम उसके लिए पेंट ब्रश यूज़ करते हैं, और डॉट आर्ट के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं, बट यू कैन यूज़ एनीथिंग विच इज़ अराउंड यू फॉर द प्रैक्टिस। जैसे मैंने भी एज अ हॉबी स्टार्ट किया था जब, तो पेंसिल है या टूथपिक्स हैं और पेन्स हैं, उस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसके स्पेशल टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो सना ये इसकी पूरी स्कूलिंग होती है, या जिस तरह आपने बताया कि आपने एज एन हॉबी इसको स्टार्ट किया, या आप खुद से करते हैं तो एंड यू बिकम द एक्सपर्ट इन इट, या पूरी इसकी एक स्कूलिंग, एक पैटर्न है जिसके तहत इसको सिखाया जाता है? नहीं, देखिए किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? तो इसी तरह मैंने भी जैसे स्टार्ट किया था, सेल्फ लर्निंग की थी, लेकिन इसकी वर्कशॉप्स होती है। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई ओन वर्कशॉप्स एज वेल, तो वर्कशॉप्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, और ख़ुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहता है, ज़ाहिर है। ठीक है सना, अगर हम देखें, अब जाहिर बात है आर्टिस्ट हम देखते हैं कि अपने आर्ट से और मुनफरिद किस्म के आर्ट से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के आप जैसे महान आर्टिस्ट भी आते हैं और हमसे बहुत सीखने का मिलता है, लेकिन उनके आर्ट्स भी ज़बरदस्त किस्म के पैगामात भी उसमें होते हैं। आपका ये आर्ट बहुत डिफरेंट है, बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा अट्रैक्टिव है। रिस्पॉन्स कैसा है? फिर अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो एग्जीबिशन होती हैं, क्या उसमें भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? वहाँ से किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, मैं काफ़ी एग्जीबिशंस में पार्ट लेती हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पांस होता है उसमें। एग्जीबिशंस में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। मुनफरिद है, पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा डॉट आर्ट, बट बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और बाहर तो जैसे ऑस्ट्रेलिया से ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। और पाकिस्तान के बाहर भी मैं ख़ुद भी अब यही चाहूँगी कि इसको प्रमोट करूँ पाकिस्तान से बाहर भी, और यहाँ पे भी स्पेशली इसीलिए वर्कशॉप। ये बताएगा कि एक टूल जो बनाती हैं आप, उस पर टाइम कितना लगता है? फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, दीगर ममालिक की बात की, तो क्या आपसे भी लोग इसी सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता करते हैं और इसकी डिमांड उसी तरह की जाती है बाहर ममालिक से? जी, बिल्कुल। हमारा पेज है द हॉबी हाउस बाय सना के नाम से, तो बाहर से जैसे ऑर्डर्स भी आते हैं, या मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था जूम पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिफरेंट स्टेट से, तो उसके लिए भी मालूम करते हैं लोग कि कैसे हैं, आप सिखाते हैं और ये वो। और टूल्स का भी है कि डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जिस तरह आप उसको यूज़ करते रहे, उस तरह आपको समझ में आता है कि किस तरह, कहाँ आपको कौन सा टूल या कौन सा मीडियम यूज़ करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर वो चीज़ें अच्छा। तो नहीं, ये जो आर्ट है, वैसे तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कैलीग्राफीज की एग्जीबिशंस होती हैं, जो बाकी आर्ट्स हैं उनकी भी होती हैं, इसकी भी पाकिस्तान में ऐसा कोई एग्जीबिशन होती है, लोग कंडक्ट करते हैं? इसकी सेपरेट मैंने कभी ऐसी एग्जीबिशंस नहीं देखी, लेकिन अभी जैसे और एग्जीबिशंस होती हैं, हरियाली में इवेंट होते हैं, तो जैसे मैंने अभी वहाँ पे अपने एग्जीबिशंस किए, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी आइटम्स की, तो उससे ही लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बल्कि वहीं लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि हम इसको कंडक्ट करें, वर्कशॉप्स लें, या उनको मैं सिखाऊं। स्पेशली देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मेरा जैसे फोकस है, या आगे जो मेरे प्लान्स हैं वो यही है कि वर्कशॉप्स का इनेकाद इसीलिए किया था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, फ्री होते हैं, बहुत अच्छा तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉट आर्ट स्पेशली एक थेरेपेटिक आर्ट है, तो वो थेरेपीज़ के लिए, माइंड को फोकस रखने के लिए, पीसफुल रहने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड डॉक्टर्स करते हैं, स्पेशली बाहर ममालिक में। और सिमिलरली बच्चों के अंदर भी आप देख रहे हैं आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हैं, तो मुझे कुछ स्कूल्स, तो बच्चों को भी ऑब्वियसली उनमें इंगेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सना फहाद हमारे साथ मौजूद थी, आर्टिस्ट हैं वो। आर्ट में प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक से आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।